हेलो गाइस। शुरू करते हैं हमारा अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर विच इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनरशिप बिजनेस में एक नए पर्सन को एडमिट किया जाता है एज अ पार्टनर, तभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें जो रिकॉर्ड करनी होती है ये आपके लाइक डेली बेसिस पे कभी रिकॉर्ड नहीं होती। आप हर दिन एक नए पर्सन को, एक नए पार्टनर को एडमिट नहीं करते हो। एक पार्टनरशिप की लाइफ टाइम में बहुत कम बार ऐसा मौका पड़ता है जब आप किसी पार्टनर को, किसी नए पर्सन को एडमिट कर रहे होते हो एज पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्रीज समझेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे या किस तरह से आपको बैलेंस शीट में चेंजेस करना है वो सीखेंगे। ये सब बड़े एक्सपर्ट नॉलेज का काम है जो कि बार-बार कभी रिपीट नहीं होता है एक पार्टनरशिप बिजनेस में। ऑलराइट, अब आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है बताता हूँ। हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट है इंडिया में, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें बताया गया है कि कुछ-कुछ चीजें होने पर, वो क्या-क्या है मैं बताता हूँ अभी। कुछ-कुछ चीजें होने पर आपको अपने पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूट? वापस से उसको फ्रेम करना पड़ेगा। न्यूली मतलब एज़ गुड एज़ न्यू क्रिएट वापस से करना पड़ेगा। री मतलब वापस। ओके, अब वो इवेंट्स क्या हैं? देखो, जब भी आप अपने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो, आप 3.1 में अभी पॉइंट नंबर 1 देख रहे होंगे यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या है ये पॉइंट? कि जब कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, तब आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पहले 1:1:1 में काम कर रहे थे, 3 पार्टनर। ओके, अब उनका कुछ म्यूचुअल कंसिडरेशन के साथ, यानी आपसी सहमति के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा ये रेशियो 3:2:1 रहेगा, या 1:2:1 रहेगा, या 2:1:1 रहेगा, बी इट एनी नंबर। ओके, पीएसआर चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी लॉ ऐसा कहता है, यानी कानून ऐसा कहता है कि आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना होगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक किसी नए पर्सन को बिजनेस में एज अ पार्टनर एडमिट किया जाता है, तब रिकंस्टिट्यूट करना होगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पर्सन इस बिजनेस से निकल जाना चाहता है, रिटायर हो जाना चाहता है, तब पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। एंड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब वो जिंदा नहीं है इस दुनिया में, तब ये भी आउटकम ही है, रिटायरमेंट भी आउटगोइंग है, डेथ भी आउटगोइंग है। बस डिफरेंस, डेफिनेटली इनमें डिफरेंस है। रिटायरमेंट में इंसान जिंदा है, डेथ में इंसान मर चुका है, पैसा किसको देना है उस केस का डिफरेंस आएगा, एंड बाकी भी बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी क्या, कि जब किसी एग्जिस्टिंग पर्सन की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में पार्टनरशिप फर्म को वापस से रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। ऐसा इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट का, यानी पार्टनरशिप के कानून का कहना है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का ओवरऑल नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन हम डील करेंगे इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, आप इस पर्टिकुलरली इस पोर्शन में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ तीनों चीज पढ़ने वाले हैं। तीनों का देखो नाम एक ही लिखा है इन्होंने, रिकंस्टिट्यूशन रिकंस्टिट्यूशन रिकंस्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों को रिकंस्टिट्यूशन ही बोला जाता है। थर्ड चैप्टर में आप सिर्फ एडमिशन के बारे में पढ़ोगे, फोर्थ चैप्टर में आप सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिफ्थ चैप्टर में आप सिर्फ डेथ के बारे में पढ़ोगे। आ गई बात समझ में? अब वापस हम चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं थोड़ा ज़ूम करूँ सो दैट आपको अपने स्क्रीन्स पे ये आसानी से दिखे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। According according to section 31 subsection 1 of the Partnership Act 1932,
a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. The new partner will bring his share of goodwill and capital and enjoy the right to share the future profits. अब पार्टनरशिप एक्ट यानी जो कानून है उसमें एडमिशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी है कि एक पर्सन को एडमिट किया जा सकता है एज अ न्यू पार्टनर जब बाकी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी जो ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट हो। कंसेंट मतलब वो यस बोले कि हाँ हमें इस पर्सन को पार्टनर बनाना है, हम बना सकते हैं, हम बनाना चाहते हैं, तब उस पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। आगे ये बोल रहे हैं कि जो ये नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ 2 चीजें लाएगा। क्या-क्या लाएगा? एक लाएगा वो गुडविल और दूसरा लाएगा वो अपने हिस्से की कैपिटल। ठीक है? अपने हिस्से का गुडविल, अपने हिस्से की कैपिटल। अब ये 2 चीजें वो क्यों लाने वाला है? समझो। जब कोई भी बिज़नेस नया स्टार्ट हुआ होता है, तो जो भी उसका बिज़नेस ओनर होता है, वो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, तो 1 पर्सन, पार्टनर में हो तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, जितने लोग भी बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, वो शुरुआत की अमाउंट बिज़नेस को चलाने के लिए लेके आते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है? अब उन्होंने कई साल ये बिज़नेस कर लिया है, बिज़नेस में उनका अच्छा नाम हो चुका है, अब वो बिज़नेस प्रॉफिट कमाने लगा है, अब उनका रेपुटेशन है मार्केट में, तो एक नया पर्सन जो आएगा, उसको तो डायरेक्टली फ्रूट्स मिलेंगे, उसको तो पेड़ को उगाने का आई मीन बीज बोने से लेकर उगाने तक का तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, ओके? वो तो डायरेक्टली फ्रूट्स काउंट कर सकता है। तो ये जो मेहनत एक्जिस्टिंग पार्टनर्स ने की है, उसी का एक हिस्सा वो इस नए इनकमिंग पार्टनर से लेंगे, न्यू पार्टनर से वो लेंगे और इस अमाउंट को बोलते हैं गुडविल। भाई आज उसको जो फर्स्ट डे मेहनत उन्होंने की है पुराने पार्टनर्स ने, वो इस नए पार्टनर को नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में शायद उन्होंने लॉसेस भी बेयर किए होंगे, वो अब इसको नहीं बेयर करना है न्यू पार्टनर को। इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो मिल रहा है ना न्यू पार्टनर को। इसलिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो इस इनकमिंग पार्टनर से यानी न्यू पार्टनर से गुडविल की अमाउंट लेंगे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली एक नया पर्सन आ रहा है, तो वो तो अपनी खुद की कैपिटल लेकर आएगा ही, जैसे पुराने पार्टनर्स खुद भी लाए थे पहले उस वक़्त, ओके? और फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन उस पर्सन का भी साथ ही साथ प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी हो जाएगी। देखो लास्ट पार्ट लिखा है एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट्स इंक्लूडेड लॉसेस एज वेल। अगर अभी भी लॉस हुआ तो ये न्यू पार्टनर को भी लॉस तो बेयर करना ही होगा। प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट्स भी मिलेगा, लॉस होगा तो उसे लॉस भी बेयर करना होगा। इसके आगे एक पॉइंट दिया है कि this chapter covers the accounting treatment of admission of a partner in the existing partnership firm। तो आप 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हो? तो 12th स्टैंडर्ड में एक existing partnership firm में एक न्यू पर्सन का एडमिशन हो रहा है एज अ पार्टनर। उसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये आप स्टडी करने वाले हो 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में इस चैप्टर में। ठीक है? इसके आगे इन्होंने थोड़ी-सी और थियरी दी है कि भाई न्यू पार्टनर को एडमिट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखो न्यू पार्टनर को 2 कारणों के लिए मेजरली एडमिट किया जाता है। एक अपना कैपिटल बेस इंक्रीज़ करने के लिए, दूसरा उस पर्सन के स्किल्स यूज़ करने के लिए। लेट्स से एक्जिस्टिंग हम 2 पार्टनर्स थे, ओके? मैं एज़ अ पार्टनर मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसमें हम डील करते हैं, उस प्रोडक्ट का बड़ा नॉलेज था मुझे, ठीक है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से जानता था या लेट्स से अगर हम उसमें सिर्फ ट्रेडिंग किया करते थे, यहाँ से खरीदना और बेचना दूसरी जगह पे, बराबर? तो भी मुझे मार्केट्स का नॉलेज था, मतलब मैं प्रोडक्ट का नॉलेजेबल पर्सन हूँ। दूसरे पर्सन को लेट्स से सेलिंग का नॉलेज था, ओके? तो वो सेल्स का ध्यान रखा करता था। अब भी जो चीज़ को हम लैक कर रहे थे, हमारा बिज़नेस चल रहा था नो डाउट, लेकिन हम जो चीज़ लैक कर रहे थे वो ये कि हम न्यू मार्केट कैसे एक्वायर करें
या फिर अगर हम 2 पर्सन इन 2 मेजर काम में रह रहे हैं, एक प्रोडक्ट संभाल रहा है, एक मार्केट संभाल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमसे थोड़ा लूज हो रहा है, हम थोड़ा डिले हो जाते हैं एडमिनिस्टर करने में, हम टैक्सेस पे करने में कभी-कभार डिले हो जाते हैं, अचानक से प्रेशर आ जाता है, भाई जैसे ही टैक्स की डेट्स आई, हमें सेल्स रोकनी पड़ी या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, ओके? या कभी-कभी हमारे लीगल काम रुक जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा या तो वो स्किल नहीं है, या अगर स्किल भी है तो हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों पे भी दे सकें। तो हम दूसरे पर्सन की स्किल्स यूज़ करना चाहते हैं एंड हेंस हम एक दूसरे पर्सन को एडमिट करते हैं एज़ द पार्टनर इन आवर एक्जिस्टिंग फर्म। तो मेजरली इन 2 चीज़ों के लिए यानी कैपिटल बेस को मजबूत बनाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए और दूसरा दूसरे पर्सन के स्किल्स को यूज़ करने के लिए एक एक्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में किसी पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट किया जाता है। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है आपका सबसे पहला पॉइंट जो आपको जर्नल एंट्री सिखाएगा। ठीक है? मतलब अब वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा कि मैं थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसकी जर्नल एंट्री, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसकी जर्नल एंट्री। अभी तक हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन क्यों होता है, कैसे होता है या जो भी चीज़ है अभी तक हमने देख ली। ठीक है? अब जब एक नया पर्सन एज़ अ पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो वो 2 तरीके से कैपिटल ला सकता है। एक है कैश और दूसरा है काइंड। कैश मतलब हम सब जानते हैं नकद, गांधी जी बराबर। नॉट लिटरल फिजिकल नोट्स, वो बैंक के थ्रू भी हो सकता है। कैश ओके, अमाउंट इन रुपीज ओके, इंडिया की बात करें तो। और काइंड, काइंड मतलब होता है कोई वस्तु यानी कोई चीज। अब आप लोग को थोड़ा जानकर ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे कैसे कोई वस्तु ला सकते हैं, चीज ला सकते हैं। देखो, समझो कोई पर्सन ऑलरेडी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहा था। हम उसको अब अपने बिज़नेस में लाना चाहते हैं। तो आई मीन पार्टनरशिप बिज़नेस में लाना चाहते हैं। तो उसके पास अपना फर्नीचर होगा या उसके पास मशीनरी होगी जिसमें प्रोडक्ट बन रहा होगा, ओके? तो वो हो गया काइंड, ओके? अब वो एज़ अ सोल प्रोप्राइटर नहीं रन कर पाएगा जब एज़ अ पार्टनर यहाँ रहेगा हमारे साथ। तो हमारी सहसम्मति के साथ मतलब हम सब मानते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो ये चीजें भी लाए, तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको उसी की कैपिटल का हिस्सा बना देंगे। उस फर्नीचर का, मशीन का या वो जो भी चीज ला रहा है, शायद उसके पास कोई जगह हो, वो प्रॉपर्टी ओनर हो, तो वो लैंड हो गई या वो बिल्डिंग हो गई, व्हाटएवर, ये सब चीजें हो गई काइंड। और कैश तो हम सब जानते ही हैं नकद, ओके? कि वो कैश में भी कैपिटल ला सकता है और काइंड में भी कैपिटल ला सकता है। अब आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखो, अगर वो कैश में ला रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके? अच्छा, ये कौन ला रहा है? नया पार्टनर ला रहा है। हु इज द गिवर ऑफ दिस कैपिटल? आई रिपीट, हु इज द गिवर ऑफ दिस कैपिटल? द न्यू पार्टनर इज द आंसर, ओके? सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर? ये हुआ गिवर, ठीक है? पैसों का ये गिवर हुआ, ठीक है? तो ये एंट्री हो गई आपकी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेसिकली ये न्यू पार्टनर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नाम होगा एबीसी एक्सवाईजेड, राम लखन श्याम मोहन एल्बर्ट एंथनी, जो भी ये नाम होगा, ओके? अमर अकबर एंथनी, आपको वो पर्सन का नाम लिखना होगा, न्यू पार्टनर का नाम लिखना होगा, इनकमिंग पार्टनर का नाम लिखना होगा, ठीक है? अगर बंदा कोई काइंड ला रहा है यानी कोई चीज ला रहा है, वो बिजनेस के लिए एसेट है, तो अगेन रियल अकाउंट ही यूज होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट आया, एसेट अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर? एंड कौन ला रहा है? तो भाई न्यू पार्टनर ला रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आ गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस से कुछ थियरी आएगी और उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, ओके? ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है हमारा, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो, जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर आके
एडमिट हो रहा है, नया पर्सन आके एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स का भी रेशियो बदल जाएगा। जिस रेशियो में वो आज तक प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते आए हैं, वो रेशियो बदल जाएगा। जस्ट एक मैं आपको एल्जेब्रिकली पहले एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल वो पहले x:y रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते थे। कौन? पुराने पार्टनर्स। अब न्यू पार्टनर्स A:B:C में शेयर करेंगे, बराबर। ये नंबर्स पुराने वाले से अलग भी हो सकते हैं, कभी कभी किसी किसी केस में सेम भी हो सकते हैं, बट ये तो श्योर है कि पहले 1 रुपए को 2 लोग डिवाइड करते थे, अब हर 1 रुपए को 3 लोग डिवाइड करेंगे, ये तो श्योर है। क्यों? क्योंकि पुराने पार्टनर्स भी प्रॉफिट लेके जाएंगे, नया पार्टनर भी लेके जाएगा अब से, आफ्टर हिज एडमिशन। ओके, तो हमें इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी टास्क हो जाता है। ठीक है, पहले वो बताता हूँ और फिर बताऊंगा कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और फिर उसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकली देखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से न्यूमेरिकली समझने में डायरेक्टली ही स्टूडेंट्स को बहुत क्विकली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो क्या दिया इन्होंने। Mohan and Ganpat are sharing profits and losses in the ratio of 2:3. They admitted Chandrakant for 1/4 share in future profits. The new profit sharing ratio of Mohan, Ganpat and Chandrakant will be as under, जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये आपको थोड़ा ना दिया होगा क्वेश्चन में, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, पहले मैं आपको ब्रीफ एक वापस दे दूं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस केस में क्या लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स मोहन एंड गणपत, वो 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइड किया करते थे। अब चंद्रकांत को वो 1/4 हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है, माइंड इट हियर 1/4 उसका पीएसआर नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, उसका शेयर है, उसका हिस्सा है। पीएसआर तो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोहन, गणपत और चंद्रकांत के बीच में अब इनकी किस तरह से पीएसआर कैलकुलेट किया जाएगा वो देखो। तो स्टेप नंबर 1 है ये, एक फॉर्मूला है वो ये कि 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या करना है हमें? 1 माइनस 1/4, 1/4 शेयर है ना न्यू पार्टनर का। यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 1/4 शेयर ले गया न्यू पार्टनर विच इन दिस केस इज चंद्रकांत, एंड बचा हुआ 3/4 will be divided between the old partners which are Mohan and Ganpat। ठीक है, अब आगे हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियो का अब ये आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे होता है? एक अगेन फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो इनटू आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1, आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1। अब देखो मोहन का ओल्ड रेशियो था, ये देख रहे हो 2:3, यानी 2/5 एंड 3/5 बराबर 5 कैसे आया? 2 + 3। ओके, और 2 और 3 क्या है? ये खुद नंबर्स, न्यूमरेटर वाले खुद नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर वाले इनको एडिशन करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था मोहन का 2/5 मल्टीप्लाइड बाय आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1 विच वाज 3/4। ओके, सो 2 × 3 इज 6, 5 × 4 इज 20। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। गणपत की अगर बात करें तो उसका पुराना रेशियो था 3/5, सो 3/5 इंटू आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1 3/4, सो 3 × 3 इज 9, 5 × 4 इज 20। अब इसको यहीं छोड़ दो। अच्छा, चंद्रकांत का क्या हो जाएगा? चंद्रकांत का हिस्सा था 1/4। ठीक है, चंद्रकांत का हिस्सा था 1/4। ओके, अब हमें उसमें ये 3/4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है,
आंसर गलत आएगा। न्यू पार्टनर के लिए अलग हिसाब है। वो क्या होगा, देखो मोहन और गणपत पुराने पार्टनर्स के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर का डिनोमिनेटर देखो क्या था, 20 था, बराबर। यहां भी 20 आया है मोहन के केस में, और गणपत के केस में भी 20 आया है, सेम नंबर ही आएगा। न्यू पार्टनर के लिए किस तरह से कैलकुलेशन करना है, देखो डिनोमिनेटर्स ओल्ड पार्टनर्स के कैलकुलेशन के सेम आए हैं 20 एंड 20। मुझे क्या करना होगा, सी का भी ये डिनोमिनेटर सेम कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी आप किसी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो, आप उन्हें किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। सो 420 कब बनेगा, जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 into 5 is 5 and 4 into 5 is 20। इससे क्या हो गया, इससे मेरा न्यू पार्टनर का भी बैलेंस आई मीन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिनोमिनेटर में सेम आ गया 20, और इस तरह से 6:9:5 ये रेशियो इनका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर हमने कंप्लीट किया इस कॉन्सेप्ट को जो है फाइंडिंग आउट न्यू रेशियो। अब हम एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। उससे पहले मैं ये बताऊं कि सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है, ठीक है। समझो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट या लॉसेस जो भी वो कर रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा हो, लॉसेस बेयर कर रहा हो, जो भी है, वो किनके हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स के हैं, यानी जो पुराने लोग बैठे हैं वो उनके हैं, बराबर। अब क्या हो रहा है, एक नए पर्सन के आने से जो पुराने जो 2 पर्सन हैं या जितने भी हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको अपना कुछ-कुछ हिस्सा गिव अप कर देना पड़ेगा। तभी तो एक तीसरा पर्सन इस बिजनेस में एंटर हो पाएगा, बराबर। इन शॉर्ट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बराबर। और इनका जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो शेयर चला जा रहा है नए पार्टनर के पास, वो हिस्सा नए पार्टनर के पास चला जाता है, ठीक है। तो अब ये सेक्रीफाइस रेशियो किस सिनेरियो में कैलकुलेट करना होगा वो हम आगे देखेंगे, वो मैं आपको आगे आने वाले जर्नल एंट्रीज में बताऊंगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसिकली। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, ये ध्यान रखना, बराबर। न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है ना, आज तक उसको इस पार्टनरशिप फर्म से कुछ नहीं मिलता था, अब उसको कुछ पैसा मिलेगा तो वो तो गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस तो उल्टा लोग वो कर रहे हैं जो पुराने से काम कर रहे हैं, बराबर। तो आपको यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे, दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का यानी ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। देखो अभी इन्होंने नया केस लिया है, वो मोहन गणपत और चंद्रकांत वाले को कंटिन्यू नहीं किया है, तो हम भी फिलहाल यही केस समझ लेते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 6:4. C is admitted. The new profit sharing ratio is 10:6:4. आपको डायरेक्टली बता दिया, आपको इसमें न्यू शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इसमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना समझना है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली बता दिया 10:6:4, and you have to find out the sacrifice ratio, okay। So sacrifice ratio of A and sacrifice ratio of B will be old ratio। old ratio क्या है इनका, 6:4, यानी 6/10 and 4/10, बराबर। तो 6/10 and 4/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है इनका, ये है A का, ये है B का, तो 10 plus 6 plus 4 it is 20, okay। So 10/20 and 6/20, 10/20 and 6/20, okay।
तो आपने क्या कैलकुलेशन किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी 6/10 माइनस 10/20 एंड 4/10 माइनस 6/20। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/20 एंड 2/20, यानी डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको 2:2 बोल सकते हैं, एंड 2:2 इज नथिंग बट 2 1s are 2 and 2 1s are 2, that is 1:1, यानी A एंड B ये 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, बेनिफिट उसे दे रहे हैं अपने सेक्रीफाइस का। ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी पार्टनर गेन कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ये कैलकुलेशन है सेक्रीफाइस रेशियो का। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला था, आई मीन उसके दो स्टेप्स थे। पहला था 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, एक आंसर आता है, और आपका सेकंड स्टेप है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1। ओके, मोहन और गणपत उसमें, यानी हमने ओल्ड पार्टनर्स का निकाला और चंद्रकांत जो न्यू पार्टनर था उसका सिर्फ डिनोमिनेटर मैच कर दिया। फिर हमने निकाला सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टनर्स का, यानी पुराने पार्टनर्स का ही सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज दे आर दी वंस हु सेक्रीफाइस देयर profits and losses, बराबर, they sacrifice their profits for the gain of the incoming partner, new partner। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।